सो क्वालिटी वाइज दोनों लेंसेज एक जैसे परफॉर्म करते हैं क्योंकि दोनों के प्राइस दोनों ही लाइट को कट करते हैं, लेकिन दोनों का यूज बिल्कुल अलग है। आप इससे वीडियो बना सको तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको ये कैमरा नहीं लेना चाहिए। आप किसी भी चश्मे की दुकान पे जाएं, वहां पे उनको ये बोलें कि मैं इमेज एडिटिंग करता हूं और मेरे लिए कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट। नमस्कार, एक बार फिर से आ गया हूं मैं आपके सवालों के जवाब देने। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये वो प्रोग्राम है जिस प्रोग्राम के अंदर मैं आपके द्वारा पूछे हुए सवालों के जवाब देता हूं जो आप मुझसे पूछते हो मेरे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर और मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो जितने सवाल आप पूछते रहोगे उतने ही जवाब मैं यहाँ पर आपको देता रहूंगा। बहुत सारे लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि सर मेरा सवाल नहीं लिया, सर मेरा सवाल नहीं लिया। तो यार यहाँ पर मेरे को ना कुछ सवाल चुनने होते हैं और मैं कुछ सवाल चुन के लेकर के आता हूँ जो कि मुझे लगता है कि इनके जवाब इस वीडियो प्रोग्राम में देने जरूरी हैं। कुछ सवालों के जवाब मैं वहां पे दे देता हूं और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब कैसे दिए जाने हैं ये मेरे को नहीं पता होता। तो अब जो सवाल मैं सिलेक्ट करके लेकर आया हूं उन सवालों के जवाब देना शुरू करते हैं और बिना टाइम वेस्ट किए लेते हैं पहला सवाल। और पहला सवाल पूछा है भूशु गेमर ने और ये कह रहे हैं सर मेरे पास निकॉन D780 है, मुझे सिग्मा 85 1.4 या निकॉन का 7200 2.8 इन दोनों में से कौन सा लेंस लेना चाहिए। अब इन दोनों लेंसेज के बीच में आपको कौन सा लेना चाहिए ये डिसाइड करने के लिए हमारे को इन दोनों लेंसेज को कंपेयर करना पड़ेगा। अब 85 mm प्राइम लेंस है और उसकी अपर्चर वैल्यू है 1.4, मतलब ये कि प्राइम लेंस होने की वजह से उसकी जो क्वालिटी है, इमेज क्वालिटी है, वो काफी बेटर होगी और 1.4 होने की वजह से वो लो लाइट कंडीशन के अंदर ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा। वहीं अगर हम 7200 की बात करें तो ये एक जूम लेंस है और इसकी जो अपर्चर वैल्यू है वो है 2.8, यानी 1.4 से 2 स्टॉप ऊपर है। मतलब अगर हम इन दोनों लेंसेज की अपर्चर वैल्यू को कंपेयर करेंगे तो 1.4 जितनी ज्यादा लाइट सेंसर तक पहुंचने देगा, 2.8 का मतलब कि वो 2 स्टॉप कम लाइट को आपके सेंसर तक पहुंचने देगा। सो बिल्कुल लो लाइट सिचुएशन के अंदर 1.4 का लेंस ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा। अब क्योंकि प्राइम लेंस की क्वालिटी बेटर होती है जूम लेंसेज से, तो इसलिए जूम लेंसेज को बेटर बनाने के लिए उसकी कॉस्ट को बढ़ाया जाता है क्योंकि उसके अंदर ग्लासेस ज्यादा लगते हैं और जितने ज्यादा ग्लासेस लगते हैं उतना ही ज्यादा उसको ट्रीट करने में उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। सो क्वालिटी वाइज दोनों लेंसेज एक जैसे परफॉर्म करते हैं क्योंकि दोनों के प्राइस के अंदर काफी ज्यादा डिफरेंस है, ऑलमोस्ट डबल का डिफरेंस है। 85 mm का लेंस लगभग 80-85 हजार के बीच में आएगा और वहीं 7200 2.8 लगभग 1.5 लाख के आसपास का पड़ेगा। सो पहला तो यहां पे प्राइस डिफरेंस हो गया, दूसरा यहां पर डिफरेंस हो गया अपर्चर वैल्यू का। अब तीसरी चीज जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो ये है कि आप जिस सिचुएशन में शूट कर रहे हैं वहां पर क्या आपको प्राइम लेंस ही यूज करना है, क्या आपको फोकल लेंथ चेंज करने की वहां पे जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको फोकल लेंथ चेंज करने की जरूरत पड़ती है तो आपको बार बार लेंस बदलना पड़ेगा। और वहीं अगर आप जूम लेंस यूज करते हैं तो आपको फोकल रेंज चेंज करने के लिए लेंस बदलने की जरूरत नहीं है। आप बहुत ही आसानी से 70 mm पे शॉट ले सकते हैं और इमीडिएटली 200 mm के ऊपर कैंडिड शॉट्स ले सकते हैं। तो 7200 बहुत अच्छा लेंस है, मल्टीपर्पज लेंस है, आप हर तरीके का शूट कर सकते हैं। और जहां तक बात है 2.8 और 1.4 के डिफरेंस की, तो 2 स्टॉप का डिफरेंस बहुत आसानी से कंपेंसेट किया जा सकता है आईएसओ को बढ़ा करके या 2 स्टॉप शटर को घटा करके। सो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आपको सिर्फ यही डिसाइड करना है कि आपको प्राइम लेंस लेना है या आपके लिए जूम लेंस ज्यादा बेटर रहेगा। मेरी चॉइस की बात अगर करेंगे तो मैं हमेशा जूम लेंसेज को ज्यादा प्रेफर करता हूं, पर अगर आप वीडियो शूट करते हैं और 85 mm को यूज करके वीडियो भी बनाना चाहते हैं तो आपको 85 की तरफ जाना चाहिए क्योंकि वीडियोस के लिए 85 mm या प्राइम लेंसेज ज्यादा बेटर होते हैं एज कंपेयर टू जूम लेंसेज। तो उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। और अगला सवाल हमारे से पूछा है प्रवीण ने, क्या सोनी का ZV-10 कैमरा वीडियोग्राफी के लिए अच्छा है। प्रवीण, मैंने सोनी का ZV-10 यूज नहीं किया था, लेकिन जब आपने ये सवाल पूछा तो मैंने इसकी वेबसाइट के ऊपर जाकर के काफी रिसर्च करने की कोशिश की। मेरे को इनकी वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर कहीं पर भी वीडियो की स्पेसिफिकेशंस क्लियरली मेंशन नहीं दिखाई दी। ये क्लियरली ये बात बोल रहे हैं कि ये कैमरा सिर्फ वी लॉगिंग के लिए है, वी लॉगर्स के लिए ये कैमरा बना हुआ है। सो वी लॉगर्स के लिए है, वीडियो तो डेफिनेटली ये शूट कर सकता है। जब मैंने बहुत ज्यादा डिगिंग की तो मेरे को सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन यहां पे मिली कि 4K 30p तक आप रिकॉर्ड कर सकते हो और आप फुल HD के अंदर 120 FPS के ऊपर भी रिकॉर्ड कर सकते हो।
सो रिकॉर्डिंग के मामले में इस कैमरा के ऊपर आप 4K और फुल एचडी रिकॉर्ड कर सकते हो, आप स्लोमो भी बना सकते हो। माइक्रोफोन भी इसका मेरे को काफी बेटर लगा, जो कि मैंने सिर्फ रीड किया है, जो मैंने स्टडी किया है। तो मैं जो आपको बता रहा हूं वो सिर्फ जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो मैं आपको बता रहा हूं, मैंने इस कैमरा को यूज करके नहीं देखा है। एक और चीज जो मैंने यहां पर ऑब्जर्व की वो ये कि फुल एचडी में अगर आप स्लोमो बनाने की कोशिश करेंगे ZV-10 के ऊपर, तो इसके ऊपर क्रॉप अप्लाई हो जाता है। एक तरफ तो ये क्रॉप सेंसर कैमरा है, यानी कि ऑलरेडी 1.5x का क्रॉप यहाँ पे लगा हुआ होगा। उसके बाद अगर आप फुल एचडी के अंदर स्लोमो करने जाते हैं तो और क्रॉप लग जाएगा, तो आप ये समझ लो कि मैक्सिमम सेंसर साइज यहाँ पे गायब हो जाएगा। सो अगर आप इस कैमरा को इसलिए परचेज करना चाहते हो कि आप इससे वीडियो बना सको, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको ये कैमरा नहीं लेना चाहिए। आपके पास में और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपके पास में सोनी में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपके पास कैनन में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, फूजी में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, निकॉन में पर्सनली यूज करता हूं, सो निकॉन के अंदर भी आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप Z50 की तरफ जा सकते हो, आप Z5 की तरफ जा सकते हो। सो पहले बहुत अच्छे से वीडियो स्पेसिफिकेशंस चेक करो किसी भी कैमरा की, और मेरे हिसाब से अगर आप कोई भी कैमरा डिसाइड करते हो, आपके पास में अगर बजट कम है, तब भी आपको यह देखना चाहिए कि एटलीस्ट फुल एचडी के अंदर आपको 100 FPS तक की शूटिंग मिल जाए। दूसरा, उसके अंदर फुल एचडी में कम से कम क्रॉप ना लगे। 4K अगर 60p मिल जाता है तो ज्यादा बेटर है, पर अगर 4K 30 भी मिलता है तब भी वो सही है। आपके पास में माइक्रोफोन जैक उसके अंदर लगाने का ऑप्शन होना चाहिए, आपके पास में हेडफोन लगाने का जैक उसके अंदर होना चाहिए, आपके पास उसके अंदर HDMI लगाने का सॉकेट होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको बहुत सारे कैमरास के अंदर मिल जाएंगी, बजट कैमरास के अंदर भी मिल जाएंगी। अगर लॉग मिल जाता है तो उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। सो एक बार दोबारा से आप रिसर्च करो, रिसर्च करके आप बेसिक पैरामीटर्स उसके जरूर चेक करो। आप ये जरूर चेक करो कि जो आप वीडियो करने जा रहे हो उसके अंदर कौन सा कोडेक अप्लाई हो रहा है, कितने रेजोल्यूशन के अंदर वो कैमरा रिकॉर्ड कर सकता है, क्या क्या उसके अंदर इनपुट्स आपको मिल रहे हैं, क्या क्या आपको आउटपुट्स मिल रहे हैं। ये सब चीजें देख करके ही आप कैमरा को डिसाइड करना। और अब लेते हैं हम अगला सवाल, और अगला सवाल हमारे पास में है देव शर्मा का, और ये कह रहे हैं, शुड वी यूज लाइट मीटर व्हेन एवरी DSLR कैमरा हैज इनबिल्ट लाइट मीटर? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पर इसका जवाब देने से पहले मैं आपकी एक चीज करेक्ट कर देता हूं कि कैमरास के अंदर एक्सपोजर मीटर होता है, लाइट मीटर नहीं होता। कैमरास काम करते हैं रिफ्लेक्टिव लाइट को मेजर करके। जब लाइट पड़ती है किसी सब्जेक्ट के ऊपर और पड़ के रिफ्लेक्ट होकर के कैमरा सेंसर तक पहुंचती है, तो जो मीटरिंग मोड्स हैं उनके थ्रू आपका कैमरा लाइट को मेजर करता है और आपको एक रीडिंग दे देता है। लेकिन जो डेडिकेटेड लाइट मीटर्स होते हैं, वो लाइट मीटर्स काम करते हैं इंसिडेंट लाइट के ऊपर। मतलब कि लाइट जो आपके सब्जेक्ट के ऊपर पड़ रही है वो सिर्फ उसको रीड करके आपको रीडिंग देता है। सो एक्यूरेसी की अगर हम यहां पे बात करें तो लाइट मीटर की एक्यूरेसी बिल्कुल परफेक्ट होती है, लेकिन जो कैमरा के अंदर आपको एक्सपोजर मीटर दिखा रहा होता है वो आपको लाइट की रीडिंग नहीं दे रहा होता, वो आपको सिर्फ एक्सपोजर दिखा रहा होता है रिफ्लेक्टिव लाइट को यूज करते हुए। सो अब सवाल ये उठता है कि क्या आपको डेडिकेटेड लाइट मीटर यूज करना चाहिए? सो मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से एक जवाब देना चाहूंगा कि अगर आप बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लाइटिंग सेटअप यूज कर रहे हैं, जहां पर आप 3 या 4 लाइटिंग यूज कर रहे हैं और आपको शॉट्स बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए, आप प्रॉपर तरीके से लाइट को रीड करना चाहते हैं, तो आपके पास में डेडिकेटेड लाइट मीटर होना चाहिए। आपको आपके कैमरा के एक्सपोजर मीटर के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए। वैसे भी कोई भी DSLR या मिररलेस कैमरा फ्लैश लाइट्स की रीडिंग लेकर के आपको एक्सपोजर मीटर के ऊपर वैल्यू नहीं दिखाता है, वो सिर्फ कंटीन्यूअस लाइट्स की रीडिंग ले सकता है। वहीं जो डेडिकेटेड लाइट मीटर्स होते हैं वो फ्लैश लाइट्स की रीडिंग को बता देते हैं। हर लाइट के इफेक्ट को आपको सेपरेटली मेजर करना होता है, इसलिए हमारे को लाइट मीटर की जरूरत पड़ती है। और अगला सवाल पूछा है दिया शाट्या ने, और ये पूछ रहे हैं, सर ND फिल्टर और CPL में क्या फर्क होता है? बहुत अच्छा सवाल है। ND फिल्टर और CPL दोनों ही लाइट को कट करते हैं, लेकिन दोनों का यूज बिल्कुल अलग है। ND फिल्टर होता है नेचुरल डेंसिटी फिल्टर, और जो CPL होता है वो होता है सर्कुलर पोलराइजर। ND फिल्टर को सिर्फ और सिर्फ लाइट कट करने के लिए यूज किया जाता है। लाइट आपको कहां पे कट करनी होती है? आप अगर किसी ओवरलिट सिचुएशन में शूट कर रहे हैं, या आप आउटडोर में हैं, वहां पर आप शूट कर रहे हैं, सनलाइट बहुत ज्यादा है, सो आपको शटर बढ़ा करके एक्सपोजर को कंट्रोल करना होता है। अगर आप 2.8 के अपर्चर के ऊपर शूट करना चाहते हैं या 1.8 के अपर्चर पे शूट करना चाहते हैं,
सो ऐसे में आप अगर शटर को ले जाते हैं 1000 के ऊपर या 1500 के ऊपर, सो आप अगर एक्सटर्नल लाइट यूज कर रहे हैं तो वहां पर वो काम नहीं करती, क्योंकि वो सिंक नहीं हो पाएगी। सो आपको जरूरत पड़ती है एचएस की। लेकिन अगर आपके पास में एनडी फिल्टर होगा, सो आप एनडी फिल्टर को यूज करके लाइट कट कर सकते हैं। सो एनडी फिल्टर बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है जैसे कि आपने सनग्लास पहन ली हो। जैसे ही आप सनग्लास पहनते हैं तो क्या होता है, लाइट कम हो जाती है। वही चीज होती है आपके कैमरे के साथ में। लेकिन जो सीपीएल होता है, सीपीएल लाइट कट करने के साथ साथ एक काम और करता है, वो ये कि वो रिफ्लेक्शन को कट करता है। अगर आप चश्मा लेने के लिए जाएंगे, सनग्लासेस लेने के लिए जाएंगे, तो वहां पर आपको पोलराइजिंग ग्लासेस भी मिलते हैं। और पोलराइजिंग ग्लास जब आप पहन के बैठेंगे तो आपको जो अननेसेसरी की रिफ्लेक्शंस हैं वो नहीं पड़ती हैं, वो नहीं दिखाई देती हैं, वो कट जाती हैं। सो एक बार चले जाना किसी भी लेंस कार्ड के ऊपर, जाकर के वहां चेक करना, वहां पर पोलराइजिंग ग्लासेस रखे हुए होते हैं और उनके पास में ना एक पिक्चर लगी हुई होती है। उस पिक्चर को अगर आप चेक करोगे उस पोलराइजिंग सनग्लास को पहन करके, तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो सिंपल सी बात यह है कि सीपीएल का काम है रिफ्लेक्शंस को कट करना, वो लाइट को भी कट कर देता है। लेकिन एनडी फिल्टर का काम होता है सिर्फ और सिर्फ लाइट को कट करना। वीडियो के अंदर आपको एनडी फिल्टर यूज करना चाहिए। स्टिल के अंदर आपके पास ऑप्शन है कि आप इमेजेस खींचते हुए या तो एनडी फिल्टर यूज कर लें या आप एचएसएस यूज कर लें। लेकिन वीडियो में आपके पास ये चॉइसेस नहीं है, आपके पास सिर्फ एक चॉइस है, एनडी फिल्टर को यूज करना। वहीं अगर आप किसी रिफ्लेक्टिव ऑब्जेक्ट को शूट कर रहे हो, आप अगर कोई बिल्डिंग शूट कर रहे हो, अगर आप रिवर शूट कर रहे हो, आप अगर लैंडस्केप शूट कर रहे हो, तो वहां पर भी सीपीएल काफी ज्यादा यूज किया जाता है। काफी बेनिफिट्स होते हैं सीपीएल को यूज करने से। तो दोनों ही फिल्टर्स का यूज अलग अलग है, दोनों ही आपके पास होने चाहिए अगर आप वीडियो और स्टिल्स दोनों शूट करते हो तो। और अगला सवाल हमारे से पूछा गया है अल्फा स्टूडियो ने, और ये कह रहे हैं सर आप एडिटिंग करते टाइम जो आई ग्लास यूज करते हो वो कौन सा है। अरे ये क्या सवाल है। और साथ में ये लिख रहे हैं क्योंकि मैं जब एडिटिंग करते टाइम जो आई ग्लास यूज करता हूँ उसमें फोटो थोड़ा कूल टोन में रहने के बावजूद वार्म टोन में दिखाई देता है, तो इसका सॉल्यूशन बताएं सर। यार ये सवाल मेरे से पहली बार किसी ने पूछा है और थैंक यू कि आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि उनको कौन सा ग्लास पहनना चाहिए जब वो अपनी इमेजेस को एडिट कर रहे हैं। ये जो ग्लासेस आप देख रहे हो ये ब्लू कट ग्लासेस नहीं है। आप जब चश्मा लेने के लिए जाते हो तो वहां पर आपसे जो ऑप्टिशियन है वो ये पूछता है कि क्या आप कंप्यूटर पे ज्यादा काम करते हो, आप कहते हो हाँ, सो आपको सिंपल ब्लू कट लेंसेज दे देता है। ब्लू कट लेंसेज मतलब जो वो आपको चश्मा देता है उसके अंदर ब्लू कट लेंसेज लगे हुए होते हैं जो कि ब्लू रेस को कट कर देते हैं। सो आपको इमेजेस वार्म दिखाई देनी शुरू हो जाती है ताकि आपकी आईज के ऊपर ज्यादा फर्क ना पड़े। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप इमेज एडिट करते हैं सो आपको ब्लू कट बिल्कुल भी नहीं लेना है। आप किसी भी चश्मे की दुकान पे जाएं, वहां पे उनको ये बोलें कि मैं इमेज एडिटिंग करता हूं और मेरे लिए कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेरे को ब्लू कट लेंसेज नहीं चाहिए। तो सिंपल सी चीज यहाँ पर यह है कि ब्लू कट लेंसेज आपको नहीं लेने हैं। बाकी आपको कोई कोटिंग उसके ऊपर वो देते हैं, थंब कोटिंग और कोई भी बहुत सारी तरह की कोटिंग आती है, दैट्स परफेक्टली फाइन। सिंपल आपको वो कोटिंग नहीं लेनी है जो कि कलर को चेंज कर दे। तो जो भी आप चश्मा पहन रहे हो यार उसके अंदर ब्लू कट है उसको हटा दो और नया चश्मा लेकर के आओ। सो आज के लिए बस इतने से ही सवाल थे। इसी तरीके से मैं आपके सवालों के जवाब देता रहूं तो आप इसी तरीके से मुझसे सवाल पूछते रहिए। और एक चीज और, अगर आप चाहते हैं कि मैं ये सीरीज कंटिन्यू रखूं, आपके सवालों के जवाब देता रहूं, तो इन वीडियोस के ऊपर मेरे को व्यूज चाहिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर करो ताकि मेरे को व्यूज ज्यादा मिले। ज्यादा व्यूज मिलेंगे तो मैं कंटिन्यू रखूंगा। बस इतना ही कहना था। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे।